आप सभी को नमस्कार। अंकित जी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमें इसके बारे में सबको थोड़ा आइडिया हो जाए तो अच्छा है कि अंकित जी का मुख्य सवाल वैसे है कि हम ड्रीम्स के में अपने सवालों के जवाब क्या हमें मिल सकते हैं सपनों में, और अगर मिल सकते हैं तो उसे हम कैसे याद रखकर उसका उपयोग करें अपने जीवन में, सॉल्यूशंस कैसे खोजें। और साथ ही अंकित जी ने पूछा है कि सिल्वा मेथड क्या चीज़ है, कैन वी कंट्रोल अवर ड्रीम्स थ्रू सिल्वा, और सिल्वा मेथड से क्या हम अपने ड्रीम्स कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सिल्वा मेथड तो हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, सिंपल बेसिक समझ लीजिए। सेम प्रिंसिपल है जैसे कि CIA का फोकस 21 है, फोकस 15, फोकस 12, जैसे CIA के हेमिसिंक है, ठीक है, वैसे ही एक सिल्वा मेथड है। सिल्वा मेथड इनफैक्ट शायद काफ़ी पुराना है, और अभी ये जो विशेन लखानी है, जो माइंड वैली के जो फाउंडर है, उन्होंने सिल्वा मेथड बहुत पॉपुलराइज करा, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं सिल्वा मेथड के। जिस इंसान ने वो इन्वेंट करा था, उस इंसान ने अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करा, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा था कि अगर किसी तरह इंसानों के ब्रेन को रिलैक्स कर दिया जाए तो वो एक्सेस ले पाता है उन इंफॉर्मेशंस की जो उसने कभी कॉन्शियसली देखी भी नहीं होती है। क्योंकि अभी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियसली तो देखी है, अभी आप लोगों ने अपने चारों ओर घर की दीवारें देखी हैं, सब कुछ देखा होगा, लेकिन अभी अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जो घर की घड़ी है उसमें जो डायल है उसका कलर क्या है, तो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। फिर भी आप बोल देंगे अंदाजा कि सफ़ेद है। फिर कोई आपको बोलेगा उस घर की घड़ी के जो डायल में जो सुई है, उस सुई कौन से रंग की है। और इनफैक्ट ये इतना वो हो जाता है कि इंसानों को रियलिटी में कॉन्शियसली कुछ भी नहीं पता होता। अभी आपको नहीं याद होगा कि आपके घर पे, अधिकतर लोगों को, कि आपके घर पे कौन से रंग की बेडशीट है, अभी आपके किस कमरे में कौन से रंग की बेडशीट है, हमें नहीं याद होता। और ये इस स्टेट तक पहुंच जाता है कि अगर आपकी तुरंत आंखें कोई बंद कर दे और आपसे पूछे आज आपने कौन से कपड़े पहने हैं, क्योंकि हम कई बार अनजाने में कुछ भी पहन लेते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो शाम तक लोगों को ये भी नहीं याद रहता कॉन्शियसली कि हमने कौन से रंग के शॉर्ट्स पहने हैं या टी शर्ट पहनी है या कुछ भी पहना है। क्योंकि हम कॉन्शियसली ज़्यादातर चीज़ों को मेमोराइज नहीं करते, और ये खुशकिस्मती है हमारे ब्रेन की, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन सब कुछ कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर ले, हाँ, फिर हमें अपने सवालों के जवाब तो मिलेंगे, लेकिन ब्रेन बस्ट भी हो सकता है। तो सिल्वा मेथड क्या करता है कि आपको, या फोकस 21 CIA का, आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। रिलैक्सेशन के बाद आपका कॉन्शियस माइंड स्लीप में चले जाता है। आप ऐसे समझे जैसे हिप्नोसिस में होता है, हिप्नोसिस में भी एग्जैक्टली ये, सम्मोहन में भी एग्जैक्टली यही किया जाता है, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो फिल्टर का काम करता है और हर चीज़ को अंदर नहीं आने देगा। फिल्टर जैसे हर गंदगी को नहीं अंदर आने देता, तो कॉन्शियस माइंड ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज जब स्लीप हो जाती है, तब आपका जो हिप्नोटिस्ट जो है आप पे हिप्नोटाइज करा है जिसने आपको, वो सब कॉन्शियस माइंड से जानकारियाँ निकाल पाता है। सिल्वा मेथड क्या हेल्प करता है कि वो जानकारी हम ही ले लें, बजाय कि जो हिप्नोसिस हम पे कर रहा है वो ले, हम अपने से ही वो जानकारी ले लें रिलैक्सेशन के स्टेट में। अब मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन में भी आप रिलैक्स होते हो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड स्लीप में नहीं है, आपका कॉन्शियस माइंड ऑब्जर्वर है। बस कॉन्शियस माइंड को सिर्फ आप ऑब्जर्वर देखेंगे, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। तो इसी के बेसिस पे सिल्वा मेथड बना है। कुछ कुछ विधियां हैं उसके माइंड को रिलैक्स करने की। अब हम, जैसे CIA का भी एग्जैक्टली सेम है कि हम अगर अपने लेफ्ट ब्रेन को और राइट ब्रेन को एक ही कंपन पे कपा दे, यानी कि सेम वाइब्रेशन पे अगर वो वाइब्रेट होने लग जाए लेफ्ट और राइट ब्रेन, तो दोनों सिंक हो जाते हैं। तो इसको CIA बोलता है हेमिस्फीयर सिंक, यानी कि हेमिसिंक। अब जब भी वो बोल रहे हैं हेमिसिंक हो जा रहा है, तब हमारा ब्रेन और हार्ट की वजह से हमारा ब्रेन शूमैन रेजोनेंस, यानी कि पृथ्वी की कंपन के हिसाब से कांपने लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन भी हार्ट की वजह से जो वाइब्रेशंस रिलीज हो रही है हमारे हार्ट से, वो ब्रेन को भी वाइब्रेट करने लगती है। तो इस वजह से हमारे जो ब्रेन से वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं, जो आप EEG कैप पहनते हैं सर पर लगा के, जिससे आपकी ब्रेन की इंपल्स नापी जाती है, वो EEG कैप में वाइब्रेशंस कैच करी जाती है। तो जो आपके ब्रेन से वाइब्रेशंस निकलेगी रिलैक्सेशन के टाइम पे, तो वो एग्जैक्टली जब वो नापी गई तो एग्जैक्टली प्रकृति की जो नेचर की जो अर्थ की वाइब्रेशन है वो सेम वाइब्रेशन हो जा रही है। तो CIA इस कंक्लूजन पर पहुंचा था कि इसी की मदद से, थोड़ी और टेक्निकल डिटेल्स हैं बहरहाल, तो इसी तरीके से हम टेलीपैथी भी कर सकते हैं। तो CIA के कंक्लूजन्स थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा से CIA जानता था। ये सारी नॉलेज इंडिया से गई है। इंडिया, अगर हम ऐसे ना सोचे तो ऐसे समझे, ईस्ट से गई है।
क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में भी थी, ये तिब्बत में भी थी, बहुत सारी जगह थी, लेकिन ईस्ट में ही थी, ईस्टर्न कंट्रीज़ में थी। ये जानकारियाँ वहाँ पे गई हैं। और सीआईए के आप देखते हैं, जो हम सुनते हैं कि वेस्ट बहुत ज़्यादा खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो सीआईए पे एक्सट्रीम फंडिंग आती है इन सारी चीज़ों को रिसर्च करके, डेवलप करके अपने मिलिट्री को टीच करने के लिए, और वो उन्हीं पे खर्चा कर रहा है जो यहाँ पे इंडिया में काफ़ी लोगों को पता होती हैं। तो यही वो जानकारियाँ घूम रही हैं। तो अब बहरहाल ये जो टेक्निक्स है, चाहे फोकस 21 है या जो भी हम मेडिटेशंस में हम सुनते आए हैं अभी तक, और सिल्वा मेथड है, तो ये कैसे हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, क्योंकि एट द एंड हम रिलैक्सेशन से कैसे अपने रिलैक्सेशन यानी ड्रीम्स की स्टेट से भी कैसे हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। तो सबसे पहले हम एक सिंपल से इसकी विधि कर लेते हैं, विधि जान लेंगे। विधि जानने के बाद हम उसका कंसेप्ट देखेंगे और फिर आप अपनी लाइफ में भी उसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सरल है। क्योंकि अगर सरल सिर्फ मेरे को बोलना पड़ेगा, और सरल चाहे हो भी ना हो, क्योंकि ये भी आप समझें, क्योंकि हर चीज़ को अगर मैंने किसी को भी कठिन बोल दिया तो वो आपके साथ पहले बात होएगी ही नहीं, फिर वो, ये भी आप समझें, ठीक है। और सरल का मतलब ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, तब तो हर चीज़ सरल है, दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है ना। रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। तो सरल का मतलब आप ये समझे पॉसिबल है। अब आपको बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। जो भी सवाल है, आप उस सवाल को सिर्फ लिखें, और जो लिखा हुआ सवाल है संभव हो तो आप किसी वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर, जो छोटा सा बोर्ड आता है, उसको अपने सामने रखें, उस पर लिख दें, और रोज आपकी नज़र उस सवाल पर पड़ेगी। कोई भी सवाल हो सकता है। संभव है कि आप यहाँ तक सोच सकते हो कि मेरे अगर एग्ज़ाम है कल, मेरा अगर एग्ज़ाम है तो उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तुरंत आपके साथ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करते हुए आए हो तो आपके अंदर वो फीलिंग उत्पन्न हो जाएगी। वो फीलिंग, वो जानकारी कहाँ से आ रही है, आपके अंदर वो एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से आई है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का हो, तो ये भी बहुत संभव होता है, ठीक है। अब आपने वो जब रोज अभ्यास करते जाएंगे तो आप कि अभी आपके साथ, हम सबके साथ क्या स्थिति है कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे साथ घटनाएं नहीं घटेंगी। इनफैक्ट अगर अभी के अभी आपके सामने कृष्ण जी आ जाएं, अभी के अभी, तो आपको वो बोले मैं कृष्ण हूं, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है। वो बोले, आप मान भी जाओगे आप वो भगवान है, आप हाथ जोड़ोगे, फिर आप आगे चले जाओगे। ये स्टेट हो रखी है हमारी। इतने ज़्यादा बेहोशी में हम, इतने ज़्यादा सम्मोहन में ये पूरी दुनिया चल रही है। और सम्मोहन मोबाइल के थ्रू कराना बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। इनफैक्ट मैम की अभी एक वीडियो भी आ रही है जिसमें 1940s 1920s में कैसे टीवी के माध्यम से पूरे बहुत सारे लोगों को सम्मोहन में डाल दिया गया था, क्योंकि सम्मोहन विधि बहुत सरल है ना। तो हम सम्मोहन में हैं तो हमारा ब्रेन बहुत वीक हो चुका है। कलयुग का अर्थ भी यही है। अगर आप भागवतम में देखते हैं, किसी भी इंडियन टेक्स्ट में देखते हैं, तो वो बोले कलयुग का मतलब ही है कि इंसान का ध्यान भटक जाता है। ध्यान इस स्तर तक भटक जाता है कि अभी मुंह के आगे सब कुछ होता है लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता। यानी कि आपके सामने सारे जवाब मौजूद होते हैं, हमें रियलाइज नहीं हो पा रहे। तो जब आप रोज ब्लैक बोर्ड पर उस सवाल को लिखेंगे, जो भी आप सवाल चाहते हैं, तो आप सोने से पहले उसको देखेंगे और सोते सोते उस सवाल को ग्रहण करें, एक चादर की तरह अपने ऊपर ओढ़ लें उसे। तो आप दोहराते रहेंगे अपने मन में, पुनरुक्ति की शक्ति, यानी कि आप बार बार बोलते जाएंगे वही सवाल। कुछ भी संभव है, कुछ भी। यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी उम्र है 50 साल, और अब जितना आपकी दुनिया के हिसाब से, आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से जो सवाल जितना कठिन है, जो चीज संभव होना जितनी कठिन है, उसके आपके जीवन में घटित होना उतना ही असंभव हो जाएगा। तो जो आपकी कंडीशनिंग रही है वही आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है, वही आपके जेनेटिक्स हैं। तो अपने हिसाब से ही वो सवाल लिखें, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि क्या मैं ये सवाल लिखता हूँ कि मैं यमराज की शक्तियाँ मुझे कैसे मिल जाए। तो आप अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि घटना घटित होना संभव नहीं है, लेकिन तो हमें अपनी कंडीशनिंग करते रहना है। बहरहाल जब आप वो सवाल लिखते हैं तो आपके अंदर, जैसे अभी हमने देखा, वो धीरे धीरे करके इम्बाइब हो जाएगा, आपके अंदर उतर जाएगा। वो जैसे सवाल उतरता है, यही वो विधि है हमें कोई भी चीज अपने अंदर उतारना। कोई भी चीज अगर आप अपने अंदर उतार देंगे तो समझ लीजिए आपके ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है। ये ब्रेन हटा दीजिए, आपकी जो नॉलेज आपके अंदर आती है फील्ड से, वो सुपर कंप्यूटर है, वो सीडी आपने लगा दी इस सवाल की, वो सॉफ्टवेयर चल चुका है। अगर हम और देखते हैं तो यहाँ तक बातें होती है। आपने आकाशीय रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, आकाशीय रिकॉर्ड्स, वहाँ पे सारी जानकारियाँ मौजूद हैं। ये तो नाउन है बस, आकाशीय रिकॉर्ड्स। आप ऐसे समझे कि हर जगह जानकारियाँ मौजूद है, तो आप वहाँ से एक्सेस करने के लिए, तो यही जब विधि आप करते रहेंगे, रिपीटिशन, सवाल को अपने अंदर उतारते रहेंगे, तो सवाल आपके अंदर बस गया।
अब जैसे सवाल बस गया तो इसी विधि पे श्रीयंत्र भी बने हैं। इसी विधि पे जो सारे तंत्र मंत्र यंत्र के यंत्र यानी कि टूल्स होते हैं वो इसी उसमें बने हैं, क्योंकि हर यंत्र के अंदर एक्सट्रीम जानकारियां हैं, बेहद भर भर के जानकारियां हैं, है ना। ब्लू ट्राइंगल होता है प्राणिक हीलिंग में, आप देखते हैं। तो वैसे ही आपको कोई एक यंत्र सेलेक्ट कर लीजिए अपना, है ना, संभव हो अगर तो और गहरे में उतरना चाहते हैं तो कोई यंत्र सेलेक्ट कर लीजिए। तो यंत्र आपके अंदर बहुत प्रकार की जानकारियां लेकर जाता है। यंत्रों के आकार होते हैं, उन आकार की शेप होती है, हर शेप की अपनी कंपन होती है, हर शेप की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपने आवाज की फ्रीक्वेंसी समझी है, वैसे शेप्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये पेन कॉपी पे बनाए हुए डायग्राम्स की नहीं होती है, आपके माइंड में जो डायग्राम्स बन रहे हैं, है ना। तो इसी के बेसिस पर ये सारी तंत्र मंत्र यंत्र की विद्याएं भी चलती हैं कि किसी तरह हम अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। जब आप सोने जा रहे हैं, वो सवाल के साथ, जैसे आपने सवाल पूछा पानी पिए, ये नियम बना ले कि वो मेरे को सवाल का जवाब जानना है तो आप पानी पीऊंगा। नहीं है, आप ये नियम बना ले कि सवाल जैसे आप सोच रहे हो रोज सोते हुए, साथ में 2 बादाम खा लें। और अगर आपको अपने फ्रीक्वेंसी और अगर आपको अपने अंदर तक की एक्सेस चाहिए तो सवाल पूछें तो आप वो जो बादाम है, अगर आप किसी ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के आगे वो बादाम रखें और वो बादाम रोज सोने से पहले उठाएं। जैसे कि आप अगर हनुमान जी के आगे रखते हैं या माँ काली को बादाम बहुत प्रिय होते हैं, अगर आप उनके आगे बादाम रखते हैं और जिस भी ईश्वर को मानते हैं ना, उन्हीं का जो भोग है वो रखें, वो खाएं और वो सवाल सोचते हुए सो जाएं। अब क्या हुआ, आपके और ज्यादा सेंस ऑर्गन्स हिट हुई। अभी तो सिर्फ आपके माइंड के थ्रू आपके अंदर वो जानकारी जा रही थी, अब टेस्ट के थ्रू भी वो जानकारी आपके अंदर जाएगी। जो पूजा पाठ की विधियां होती हैं, हालांकि वो विधियां क्यों काम कर रही है कोई बताता नहीं है किसी को, लेकिन वो इस वजह से काम कर रही हैं कि आपके स्वाद के जरिए भी वो सवाल आपके अंदर जाएगा। आप छुओगे बादाम को तो आपके ब्रेन में मेमोरी में जाता रहेगा कि मैं रात को टच करता हूँ, अब मेरा एक्टिव हो जाएगा सवाल की तरफ, जवाब की तरफ बढ़ना। तो आपके सेंसेस से अंदर जाने लग जाएगा, टेस्ट से अंदर जाने लग जाएगा। खुशबू सूंघते ही अगर बादाम की तो कम खुशबू, अगर आपको खुशबू वाली चीज रख देंगे जैसे फूल, तो उस माहौल में जाते ही आपके अंदर वो सवाल उतरने लगेगा। जैसे ही आपके अंदर वो सवाल उतरेगा, सवाल अपने अंदर उतारना मकसद समझ लीजिए आप। हालांकि जैसे जैसे मैं शब्द में आगे बढ़ता जाऊंगा आप समझ लीजिएगा कि विधियों से दूर होते जा रहे हैं हम, क्योंकि जितनी डिटेल में मैं विधि में जाऊंगा रियलिटी थोड़ी अलग हो जाती है। शब्दों में ऐसे ही उतारा जा सकता है इस चीज को। आप जब ये खुद से अनुभव करेंगे तो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा। जैसे प्यास बुझ ही सब तब सकते जब हम पानी पिएंगे, है ना, कि प्यास के बारे में अगर मैं पानी के बारे में बताऊंगा तो प्यास नहीं बुझती। तो ये जो दुनिया है, अनुभव की दुनिया है, जब खुद करते हैं तभी होता है। ठीक है, तो आप कुछ रखें, भोग रखें, वो खाएंगे तो सवाल आपके अंदर उतरेगा। अगर वहां पे सेंट है, खुशबू है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसकी खुशबू आपके अंदर जाएगी और सवाल उतरेगा। तो 5 इंद्रियों से आपको उस पर अटैक करना है। और ये 5 इंद्रियां ही हैं हमारी। ये वेद, उपनिषद, हर रिलीजन ने 5 ही इंद्रियां बताई हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे शक नहीं रखेंगे क्या संभव हमारे पास 15 इंद्रियां होती हो, फिर वरना तो ज्ञान तो कुछ भी हो सकता है। तो हम 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों पे हमने अटैक कर दिया। अब वो सवाल आपके अंदर उतरेगा, आपका सीधे कनेक्शन बैठ जाता है, आपके अंदर का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एक्टिव हो जाएगा। वो खोजता रहेगा। और ये इस प्रकार का अगर आप कुछ दिन अभ्यास करते हैं तो इस प्रकार से हो जाती है चीजें कि आज अगले दिन आपके साथ क्या घटनाएं होने वाली हैं वो आपको खुद ब खुद स्वप्न में आने लग जाएंगी। तो इस विधि जो मैंने आपको बताई, इस विधि से आपको उस सवाल के जवाब मिलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मुख्य इशू आएगा, आप लोगों को आज भी उसके जवाब मिले होंगे, जो आपके साथ होने वाला होगा वो भी मिले होंगे, लेकिन अब क्योंकि आप सचेत हो गए उसके तरफ, यानी कि उसके तरफ कॉन्शियसली अवेयर हो गए हो इस प्रक्रिया के तरफ, तो आप ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। पहले उस संकेतों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब आपको विधि पता चली है। तो अब आपके साथ क्या दिक्कत संभव होती है सबके साथ कि जवाब तो आ गया लेकिन हम भूल गए। आप जब उठोगे आप भूल गए। स्वप्न में आपको वो जवाब मिलते हैं और आपको अनुभव भी हो जाएगा, अरे जवाब मिल गया, लेकिन आप भूल जाओगे। तो ये विधि आपको सीखनी पड़ती है समय के साथ साथ आपको, क्योंकि स्वप्न में भी अवेयर होना आप सीख जाते हो। धीरे धीरे आप स्वप्न में भी होशपूर्वक रहना सीख जाते हो। जैसे ही आपको स्वप्न आएगा तो उसी वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे को जवाब मिल गया, और उसी वक्त आप चाहो तो उठ के, अभी नहीं उठ पाते हम स्वप्न के दौरान ना, अभी हम कहाँ उठ पाते हैं, उठ के अगर आप धीरे धीरे जब सीखोगे तो आप उसी वक्त उठना सीख जाओगे। उठकर आप चाहो तो लिख सकते हो पेन कॉपी में लिखो, क्योंकि आप याद नहीं रख पाओगे, उस बहुत अभ्यास के बाद वो याद रह पाता है। वरना क्योंकि इतना सटल है वो, इतने शब्द भी नहीं है ना, वो शब्द भी नहीं है, बहुत सटल वो भावना है। कुछ भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्बल थिंग्स नहीं है, कोई नाउन, कोई संज्ञा, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझे टेलीपैथी है बस,
कि अगर आप किसी बच्चे को रोता हुआ देख रहे हो तो आपके अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही हैं ना, वो जवाब भी वही भावना है, वो भावना, लेकिन आप समझ जाते हो क्योंकि आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड है, फिल्टर कुछ नहीं है। अभी भी आपके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन अभी आप समझ नहीं पाते। आप कभी सोचिएगा कि आपको स्वप्न सोते वक्त ही क्यों आ रहे, जागृत अवस्था में स्वप्न क्यों नहीं आते? कभी भी जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं आते, और किसी को आते तो बीमारी मानी जाती है, क्योंकि जागृत अवस्था में यही जो सारे ओशो बोल रहे हैं, जो सब गीता में हमें समझाया जा रहा है, उपनिषद में समझाया जा रहा है कि माइंड एक्टिव है, माइंड ही स्ट्रेस है, माइंड ही बीमारी है, माइंड ही इल्यूजन है, माइंड बहुत डरा हुआ चीज है माइंड। तो माइंड इन चीजों को अंदर नहीं आने देता, फिल्टर। इसी वजह से स्वप्न में भी नींद में ही हमें स्वप्न आते हैं, ठीक है। तो जब वो स्वप्न आए, आपने उन्हें लिखा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा निद्रा में उठने का, वो आप सीखते जाएंगे। धीरे 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 आप रिटेन करना सीख जाएंगे। रिटेन करना यानी कि नींद में ही याद रखना सीख जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप अकेले नहीं रहते हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप उठते साथ ही वो चीज को, जैसे उठे आप, आपकी माता जी से आपकी बात हुई, आपके पिता से आपकी बात हुई, भाई बहन से बात हुई, तो उठते साथ ही नई कॉन्शियस बीइंग आपके कांटेक्ट में आ गई, यानी कि एक और सोल आपके कांटेक्ट में आ गया। सोल का कांटेक्ट हुआ, तो जो आपकी कंपन थी, वो कंपन वो उस प्रकार की नहीं रहती। वो कंपन बिगड़ते साथ ही आपका जवाब गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप अकेले नहीं रह रहे हो, आप समाज में रह रहे हो। तो सबसे एक्यूरेट विधि होती है कि आपको उठते साथ उसे लिख लेना है। कुछ महीने आप ऐसे करते हैं तो आपको उसे रिटेन करना आप सीख जाएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे हमारे उपनिषद में भी समझा रखा है, खासकर जो योग कुंडलिनी उपनिषद है, एक उपनिषद में से कुंडलिनी उपनिषद है, उसमें भी ये चीज़ें सिखाई गई हैं। उसमें भी कुछ अलग भाषा है, क्योंकि जिस इंसान ने ट्रांसलेट करी है वो उसका खुद के अनुभव नहीं है ना। आप ये समझे, जिस इंसान ने उपनिषद को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है उसका अनुभव नहीं है, तो बहुत गड़बड़ लिख देते हैं। उनका काम होता है कि किसी तरह हम किताब बनाकर, हमारे ऊपर से ऑर्डर आया है, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड है, वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती होती है उपनिषद, और वहीं से ऑर्डर्स जाते हैं। जैसे पूरी यूएसए को तांत्रिक ऑर्डर में डालना है, इस प्रकार के ऑर्डर्स आते हैं, तो लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, संस्कृत से, लेकिन खुद के अनुभव नहीं है ना, वो बैठकर इन चीज़ों को अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं। किसी से सुना और अप्लाई कर लिया तो वो बहुत भटकन हो जाएगी। आपको अपनी विधि खुद मिलती जाएगी, आप ये कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा, तो आप ये डेवलप कर जाएंगे। और उसके आगे उन्होंने पूछा है, हाउ कैन वी डेवलप द प्रैक्टिस थ्रू विच वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर फील्ड।